बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक, उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। राइट बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है। नाश्ते के बाद तुम रुक जाना 5 मिनट। वो तीनों उस वक्त नाश्ते की मेज पर मौजूद थे जब फातिमा ने रायत को मुखातिब किया। तलाल साहब घर पर कम ही टिकते थे, वो ज्यादातर बिजनेस टूर्स पर होते थे। आमीना और सारा बेगम को गए भी 2 दिन हो चुके थे। आरेज भी उनके साथ ही चला गया था। वो ज्यादातर अमेरिका से ही काम देखता था। अगर बात जरूरी है तो आप अभी बता दें, मैं सुन रहा हूँ। बात करते हुए उसने जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाया। सारा बता रही थी आर्मीने का प्रपोजल आया है। फातिमा के मुंह से निकले अल्फाज से या क्या। राइट बेसाख्ता खांसते हुए आगे को झुका। जूस वहीं कहीं गले में अटक गया था। ग्लास को मेज पर रखते उसने टिश्यू खींचे। आंखों से पानी आ गया था। उसका तो जैसे सांस ही बंद हो गया था। आंखों से आया पानी साफ करते उसने फातिमा को देखा। वो बात दरमियान में छोड़कर परेशानी से उसे देख रही थी। दरख्शंदे ने जल्दी से उठकर गिलास में पानी डालकर राइट के सामने रखा। तुम ठीक हो? उसके कंधे पर हाथ रखकर वो थोड़ा सा झुकी, खड़ी फिक्रमंदी से उससे पूछ रही थी। राइट ने साली हराकर उसे तसल्ली दी। वो वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठी। आप बात कर रही थी? उसने फातिमा को बात जारी रखने का इशारा किया। हाँ, मैं कह रही थी कि सारा तो मुतमिन है उस प्रपोजल से। वो कह रही थी कि लड़का अच्छा है, उसके खानदान से है। लेकिन मैं अपने तौर पर तसल्ली करना चाह रही थी। तुम मुझे उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर दो। उन्होंने बात मुकम्मल करते उसे देखा। ये कुछ जल्दी नहीं है, मेरा मतलब अभी तो आर्मीनिया 18 साल की भी नहीं हुई। दरख्शंदे ने एतराज उठाया। सारा कौन सा भी शादी करने का कह रही थी। उसने कहा है कि 1-2 साल तक शादी करेंगे, अभी सिर्फ रस्म करेंगे। दरख्शंदे को बताया तो उन्होंने रायत को देखा। मैं तुम्हें लड़के की डिटेल्स व्हाट्सएप कर दूंगी, तुम पता करवा लेना। ओके, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर उठा, कुर्सी की पच से कोट खींचा और बाहर निकल गया। इसे क्या हुआ? फातिमा ने हैरानी से उसे बाहर जाते देखा। जाहिर है वो आदमीने से इतना अटैच है और आप किसी थर्ड पर्सन की तरह उसे बता रही हैं। बुरा लग गया होगा उसे। कंधे अचकाकर कहते वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हुई। जानती हूँ, आरे से ज्यादा तो रायत पॉजिटिव है आर्मीने के लिए। लेकिन अब आर्मीने की कभी ना कभी शादी तो होनी थी ना। वैसे ममा, अगर हम रायत की शादी आर्मीने से कर दें तो उस पर जैम लगाते उसने बात अधूरी छोड़ी। रायत और आर्मीने? नहीं, उन दोनों की अटैचमेंट बहुत मुख्तलिफ है। रायत तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है आर्मीने को, और आर्मीने भी उसे अरेज की तरह समझती है। वो दोनों एज अ लाइफ पार्टनर मुनासिब नहीं रहेंगे। और फिर 6 साल का एज गैप भी तो है उनमें। उन दोनों का जोड़ सही नहीं होगा। ये ना हो कि उनका जो प्यारा सा रिलेशन है एक दूसरे से, उसकी खूबसूरती भी खत्म हो जाए। फातिमा की बात पर दरख्शन ने सर हिलाया। बात तो सही है, खैर जैसे आपको मुनासिब लगे। वो टिश्यू से होंठ थपथपाकर कुर्सी छोड़कर उठी। मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं फिर। झुककर फातिमा के गले लगकर सर पर बोसा दिया। एक तो तुम सब हमेशा जल्दी में होते हो। उन्होंने अपना हमेशा वाला शिकवा दोहराया। दरख्शंदे मुस्कुराते हुए मेज से अपनी चीजें समेटकर बाहर निकल गई। अब अगला सीन। वो अपने ऑफिस में बैठा कुछ पेपर साइन कर रहा था। उसकी सेक्रेटरी रुकैया साथ साथ उसे आज के दिन का शेड्यूल बता रही थी। मैं दोपहर को होने वाले सेमिनार में शिरकत कर लूंगा, लेकिन शाम के जो प्लान्स हैं वो तुम कैंसिल कर दो। मुझे जरूरी काम करना है, मैं शाम को नहीं हूँगा। संजीदगी से कहते उसने फाइल रुकैया की तरफ बढ़ाई। ओके सर, मेरी शेड्यूल कर दूंगी। आपका दिन अच्छा गुजरे। रुकैया मुस्कुराकर कहते ऑफिस से बाहर चली गई। राय ने सामने खुला लैपटॉप ठक करके बंद किया। आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पश्च से टिकाया। दिमाग में मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थीं। वो मजीद बेसुकून हुआ। पर्द से आंखें खोलते वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। सारा बेगम का नंबर डायल करके फोन कान से लगाया। मरहबा सारानी। राब्ता मिल गया था। मरहबा, कैसे हो राय बेटा? सारा की नरम आवाज फोन से होते हुए उसकी समातों में उतरी। मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ पूछना था। लब काटते उसने सवाल करने की इजाजत मांगी। जी जी पूछो। उन्होंने उसे इजाजत दी। अरमान का प्रपोजल आया है और आप उसे कंसीडर भी कर रही हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में वाज़ेह तौर पर शिकवा था। बेटा मैं बात करने वाली थी, फातिमा को बताया था, और वैसे भी हमने कुछ फाइनल नहीं किया है। आर्मीने के बर्थडे पर इनवाइट किया है मुर्तजा को। तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी उससे। और जाहिर है आर्मीने की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुम्हारे मशवरे के बगैर तो नहीं करेंगे। उन्होंने नरमी से उसे सारी बात बताई। अरमान को पता है? उसे बताया है आपने? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं, अभी उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी मर्जी तो लाजमी मालूम करेंगे जब रिश्ता करने लगेंगे तो। उनकी बातों को कुछ देर खामोश बैठा रहा। जो बात वो करना चाह रहा था उसके लिए उसे मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। हेलो राइट बेटा,
کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سارا اس کی خاموشی سے پریشان ہو گئی. جی سب ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. کال بند کر کے اس نے فون میز پر پھینکا. وہ جانتا تھا سارا اس کے رویے پر فکر مند ہوگی، لیکن اب اس کا دماغ اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے خود کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. گہری سانس خارج کرتے وہ اٹھ کر گلاس وال کے سامنے جا کھڑا ہوا. وال سے باہر شہر کی بھاگتی دوڑتی زندگی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن انتشار کا شکار تھا. سوچے کسی ایک نقطے پر مرکز نہیں ہو پا رہی تھی. بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے وہ واپس اپنی میز تک آیا. کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے اس نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھسکایا. اب کیونکہ وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا تو اس کا ذہن کچھ پرسکون ہو گیا تھا. اب اگلا سین. سارا پریشانی سے فون کی اسکرین دیکھ رہی تھی. ابھی ابھی رائٹ کی کال بند ہوئی تھی. انہیں اس کا رویہ کچھ عجیب لگا. وہ شاید الجھا ہوا تھا کسی بات پر، یا پھر آرمینہ کے رشتے کا سن کر اسے اچھا نہیں لگا تھا. وہ اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی، کیونکہ ایک دن پہلے جب انہوں نے آریز کو مرتضیٰ کے پروپوزل کا بتایا تھا، اس کا ریئیکشن بھی کچھ ایسا ہی آیا تھا. بقول اس کے آرمینہ بھی بہت چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی بات کرنا مضحکہ خیز تھا، اور اب رائٹ کا ایسے کال کرنا اور آرمینہ کے رشتے کا پوچھنا. وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی. ایسے پوزیسو بھائیوں کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں مرتضیٰ کا کیا ہوگا. اللہ رحم کرے. اب اگلا سین. افسانہ آفس سے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی جب مہرداد کی کال آئی. وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، تو اس دوران اگر آفس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اسے فوراً بتائے گی. گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور افسانہ ونڈو سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر دیکھتے مہرداد کے بارے میں سوچ رہی تھی. عجیب مزاج تھا اس شخص کا، دھوپ چھاؤں جیسا. جس طرح اس نے اسے کڈنیپ کیا تھا اور پھر جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد سے اسے بہت برا لگتا تھا، لیکن اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی. وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ زبردستی کے ہوئے رشتے کو قائم رکھے یا چھوڑ دے، یا پھر یہ رشتہ بھی تو ایک مذاق کی طرح تھا. بھلا ایسے کیسے ہوتی ہیں شادیاں؟ نہ کوئی رسمیں ہوئی، نہ کوئی فنکشن، ان کا تو ولیمہ بھی نہیں ہوا تھا. اس نے ٹھنڈا سانس بھرا. ایسے بدلے کی شادیاں پھر ایسے ہی ہوتی ہیں. اور بدلے کی بھی خوب کہی. وہ اپنا جرم تک نہیں جانتی تھی. جن باتوں کو مہرداد نے بنیاد بنایا تھا وہ تو حلیمہ کا اسکرپٹ تھا. کیا وہ ان باتوں کو سن کر اتنا غصے میں آ گیا تھا؟ اسے دنیا کی باتیں یاد آئیں. اس نے کہا تھا مہرداد افسانے سے محبت کرتا ہے. بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ افسانہ نے سر جھٹکا، لیکن پھر دنیا کا ہنستا ہوا چہرہ ذہن کے پردے پر لہرایا. وہ کتنے زور سے ہنسی تھی جب افسانے نے کہا تھا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بدلے کے لیے مہرداد نے اس سے شادی کی. بھلا کیا مطلب تھا اس ہنسی کا؟ کیا کچھ اور بھی تھا جو افسانے کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اس شادی کے پیچھے کوئی اور محرک بھی ہو سکتا تھا؟ وہ لب کاٹتے ہوئے سوچ رہی تھی. ذہن الجھتا جا رہا تھا. اب اگلا سین. فاطمہ اور طلال اپنے کمرے کی بالکنی میں موجود تھے. وہ دونوں کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. کئی دن بعد آج طلال صاحب گھر لوٹے تھے. ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں تھے. فاطمہ ان سے شکوہ کر رہی تھی کہ وہ اب گھر کو زیادہ وقت نہیں دیتے. طلال مسکراتے ہوئے ان کی بات سن رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی. میں دیکھتی ہوں. فاطمہ نے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئیں. کافی کا خالی مگ میز پر رکھا اور کمرے کا دروازہ کھولا. رائٹ. وہ بھرپور انداز میں مسکرائیں. مجھے آپ سے اور ڈیڈ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی تھی. میں آ جاؤں؟ وہ سنجیدہ تھا. آ جاؤ. انہوں نے اسے اندر کا راستہ دیا. وہ کمرے میں داخل ہوا. طلال بھی بالکنی سے کمرے میں آ گئے تھے. فاطمہ نے رائٹ کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا. اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ فاطمہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. وہ تناؤ کا شکار تھا. طلال بھی منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھ باہم ملائے وہ صوفے پر آگے کو ہو کر بیٹھا. ماشاءاللہ، فائنلی. میں کتنے عرصے سے انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا کب آئے گا اپنی شادی کی بات کرنے. لڑکی کون ہے؟ سیرینا؟ فاطمہ کی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی جبکہ طلال بغور اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہے تھے. نہیں، سیرینا سے نہیں. مجھے رک کر ان دونوں کو دیکھا. پلک جھپک کر خود کو اگلے فکرے کی ادائیگی کے لیے تیار کیا. مجھے آرمینہ سے شادی کرنی ہے. اس نے کہہ ہی دیا. وہ دونوں نہ سمجھی سے اسے دیکھتے رہے. کیا وہ آرمینہ سے شادی کا کہہ رہا تھا؟ تم نے کیا کہا؟ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم نے آرمینہ کا نام لیا نا؟ فاطمہ نے طلال کو دیکھا. وہ خاموش کھڑے تھے. پھر رائٹ کو دیکھتے اسے کنفرم کیا. انہیں لگا انہیں سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے. جی، آرمینہ کا نام لیا میں نے. اس بات میں سر ہلائے وہ سنجیدہ تھا. آپ دونوں مجھے ایسے مت دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی شادی کر دیں. کچھ دن بعد ارمن کا برتھ ڈے ہے. آپ اس کے بعد ہمارا نکاح کر دیجیے گا. سارا، آنی اور حیدر انکل سے بات کر لیں آپ. باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے اس نے اپنی بات سامنے رکھی. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ آرمینہ سے شادی کا کب سوچا تم نے؟ طلال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا. انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہے. وہ رائٹ کو جانتے تھے. وہ خامخواہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. وہ سارے حساب کتاب کر کے ان کے پاس آیا تھا. انہیں یقین تھا.
یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بس اتنا جان لے کہ میں سیریس ہوں. آپ ابھی حیدر انکل کو کال کریں اور ان سے کہیں آرمینے کے لیے آئے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اس کا لہجہ مضبوط تھا. ایک منٹ مجھے سمجھنے تو دو. تم آرمینے سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. میرا مطلب ہے ہمیں لگا تم اسے چھوٹی بہن کی طرح عزیز رکھتے ہو. میری صرف ایک بہن ہے اور اس کا نام درخشندے ہے. وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا. سب کو یہی لگتا ہے کہ تم اسے بہن سمجھتے ہو. سارا اور حیدر بھی یہی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں فاطمہ سے بتا رہی تھی یا سمجھا رہی تھی. تو آپ سب کے ایسے سمجھنے سے وہ میری بہن نہیں بن جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے میرے لیے ارمان کا ہاتھ مانگیں اور آپ اسے میری بہن بنا رہی ہیں. دیکھیں آپ جلدی بات کریں. یہ نہ ہو ارمان کا رشتہ طے کر دو اور پھر وہ ایشو آ جائے کہ زبان دی ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے لب کاٹتے ان دونوں کو دیکھا. وہ اس کی بات ہی نہیں سمجھ رہے تھے. کیا ہو کہ وہ ادھر ان کو سمجھاتا رہے اور ادھر آرمینے کا رشتہ طے ہو جائے. تو بیٹا جی آپ نے بھی تو ایسی کوئی ہنٹ نہیں دی نا جس سے لگے کہ تم آرمینے سے شادی کرو گے. بالکل بچوں کی طرح تو تم اسے ٹریٹ کرتے ہو. اب کے طلال نے اسے جواب دیا. بچوں کی طرح کیا مطلب ہے؟ اب محبت کرتا ہوں تو اسے محبت سے ہی ٹریٹ کروں گا نا. آپ جانتے ہیں وہ کتنی پیاری لگتی ہے مجھے. اور سارا آنی کہتی ہے کہ وہ اس کی کسی اور سے شادی کر رہی ہیں اور اس لڑکے کی ساری چھان پٹک بھی میں کر کے دوں. جان سے نہ مار دوں اس لڑکے کو. اس نے دانت پیسے. نہیں مطلب آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ارمن کی میرے علاوہ کسی اور سے شادی ہوگی. مجھے اس سے محبت ہے اور یہ کوئی بہن بھائیوں والی محبت نہیں ہے. آپ جلد سے جلد میرا رشتہ لے کر جائیں ان کے پاس. آرمینے کی شادی صرف مجھ سے ہوگی. اس کے لہجے کی مضبوطی اس کے ارادوں کی پختگی کا ثبوت تھی. تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کب سے محبت کرتے ہو اس سے؟ اور میں نے تو افسانے کو سوچا تھا تمہارے لیے. یہ تو اس کا نصیب اس ایرانی کے ساتھ جڑا تھا. کیا ہو جاتا اگر حیدر اس لڑکے کو تم پر فوقیت نہ دیتا؟ فاطمہ کو نئے سرے سے دکھ ہوا. افسانے؟ ماما یار وہ تو میری بہنوں کی طرح ہیں. آپ بھی نہ کچھ بھی سوچتی ہیں. شکر ہے آپ نے اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا دیا. اسے نفی میں سے جلاتے ہیں ملامت کی. او ریئلی؟ ابھی وہ کون تھا بھلا جو کہہ رہا تھا کہ اس کی صرف ایک بہن ہے جس کا نام درخشندے ہے؟ فاطمہ نے چمک کر اسے دیکھا. ان کے انداز پر طلال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. ماما اب آپ میرے الفاظ پکڑیں گی کیا؟ آپ ابھی فون کریں سارانی کو اور انہیں کہیں کہ ارمن کی شادی صرف رائت سے ہوگی. اس کی جلد بازی پر فاطمہ نے گھور کر اسے دیکھا. میں کر لوں گی اس سے بھی بات. پہلے مجھے خود کو تو یقین کرنے دو. تم جو ہر وقت ارمن ارمن کرتے تھے اور ہم اسے بہن بھائی والا پیار سمجھتے تھے وہ دراصل کچھ اور ہی تھا. فاطمہ کے بھائی والا پیار کہنے پر رائد نے بے ساختہ استغفر اللہ کہا تھا. کچھ اور سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ ایسے بول کر سچویشن کو آکورڈ مت کریں. وہ جذبس ہوا. گھور کر فاطمہ کو دیکھا. اس کے انداز پر طلال کا کہکا بے ساختہ تھا. آپ بھی کچھ کہیں. کب سے چپ کر کے مسکرائے جا رہے ہیں اپنے لاڈلے کی باتوں پر. فاطمہ نے طلال کو گھورا. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں جانتا ہوں یہ کب سے آرمینے کے عشق میں مبتلا ہے. ہاں بھی برخوردار. فاطمہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے رائد کو دیکھا. وہ جو تم نے کسی زمانے میں ایک سوال پوچھا تھا کیا وہ اس لیے تھا؟ ان کی اس بات پہ رائد کے کان لال ہوئے. وہ سمجھ گیا وہ کس سوال کی بات کر رہے تھے. فاطمہ نے حیرت سے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا. کیا وہ شرمایا تھا؟ اللہ وہ اس کے گلابی پڑتے گال دیکھ سکتی تھی. کون سا سوال؟ اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں اور پہلی فرصت میں آپ لوگ میرا رشتہ مانگے ارمن کے لیے. وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. دروازے کی طرف گیا اور پلٹ کر انہیں دیکھا. میں بتا رہا ہوں آرمینے کی شادی صرف مجھ سے ہوگی. سارا آنی اور حیدر انکل کو بھی بتا دیجیے گا. وہ دروازہ کھولتا کمرے سے باہر نکل گیا. یا اللہ. فاطمہ نے 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی پر دباؤ ڈالا. طلال اب کیا ہوگا؟ کیا حیدر مانے گا؟ میں سچ بتاؤں مجھے نہیں لگتا کہ حیدر مانے گا. فکر مندی سے شوہر کو دیکھا. حیدر کا ماننا مشکل ہے. میں اسے جانتا ہوں اور جن باتوں کو وجہ بتائے گا اس کا بھی مجھے علم ہے. لیکن ہم اپنے بیٹے کی بات کو نہیں ٹال سکتے. ہم اس کا رشتہ مانگیں گے اور اس بار حیدر کو میری ماننی پڑے گی. وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے. تم پریشان مت ہو. اللہ خیر کرے گا. فاطمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی. فاطمہ نے گردن موڑ کر دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی رائد گیا تھا. اگر حیدر نہ مانا تو اپنے بیٹے کی نیچر سے وہ واقف تھیں اور اس کی آرمینے کی ننویت سے بھی. پتہ نہیں وقت کے پاس ان کے لیے کیا محفوظ تھا. اب اگلا سین. آرمینے کہاں ہو؟ کب سے بلا رہی ہوں. آ بھی جاؤ. سارا بیگم کے جھنجھلاہٹ بھری آواز پورے گھر میں کچن سے آ رہی تھی. آرمی نے ٹی وی ریموٹ میز پر پٹک کر اٹھے اور بڑبڑاتے ہوئے کچن کی راہ لی. ہر 2 منٹ بعد تو آواز دیتی ہیں مجھے. سکون سے بیٹھ کر ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے اب. منہ پھلائے وہ کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھی. ماں کی بات سے زیادہ وہ ٹی وی اہم ہے نا تمہارے لیے. کتنی بار کہا ادھر مت بیٹھا کرو.
اس کے کندھے پر تھپ رسید کرتے کھینچ کر اسے کاؤنٹر سے نیچے اتارا. اب میں نے گنا تھوڑی ہے, کہا ہوگا 500-600 بار. ویسے بھی آپ کو تو میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے. لاپرواہی سے کہتے ہوئے فریج کی طرف بڑھی. ابھی میں ٹوکتی ہوں تو یہ حال ہے, اگر تمہیں اپنی مرضی کرنے دی جائے تو پھر تو پورا گھر الٹ دینا ہے تم نے. وہ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور خود ہی رات کا کھانا بنا رہی تھی. آرمینے کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے نوک جھوک کرتے وقت اچھا گزر جاتا تھا. جان بوجھ کر اسے ٹوکتی تھی. اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر پھر پیار بھی بہت آتا تھا. کتنا غلط سوچتی ہیں آپ میرے بارے میں سارا خاتون, آپ دیکھیے گا میں اپنا گھر کیسے سنبھالتی ہوں. فریج سے سیب نکال کر جین سے رگڑ کر صاف کیا اور بڑا سا بائٹ لیا. میں نے رائت کو کہا تھا کہ اس برتھ ڈے پر مجھے نیو یارک میں پینٹ ہاؤس گفٹ کرے. وہاں پر میں ملازمین پر حکم چلاؤں گی کہ ٹھیک سے کام کرو ورنہ فائر کر دوں گی. مزے سے اپنی پلاننگ بتائی. وہ بچہ اگر تمہارے نخرے اٹھا ہی لیتا ہے تو تم ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے یہ ثابت مت کیا کرو کہ تم پاگل ہو. انہوں نے اس کی بات مذاق میں اڑائی. انہیں یقین تھا کہ رائت نے بھی اس کی فرمائشوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہوگا. آپ کو میری باتیں پاگل پن لگتی ہیں, رائت کو نہیں. سیب پر دان کاٹ کر غصہ اتار گیا. اچھا ایسی بات ہے, پھر بتاؤ کیا جواب دیا اس نے. انہوں نے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھا. اس نے کچھ نہیں کہا لیکن مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا. آپ دیکھیے گا اس برتھ ڈے پر میرا اپنا پینٹ ہاؤس ہوگا, پھر جب میں آپ سے ناراض ہوں گی تو وہیں چلے جایا کروں گی. اس کے کانفیڈنس سے کہنے پر سارا کو ہنسی آئی. دیکھیں گے, دیکھ لیجیے گا, اس نے بھی چڑھانے والے انداز میں کہا. میں جا رہی ہوں ٹی وی دیکھنے, آپ اپنا کچن دیکھیں. سارا کے کچھ کہنے سے پہلے وہ کچن سے باہر تھی. اسی وقت سارا کے فون کی گھنٹی بج رہی. فاطمہ کی کال تھی. انہوں نے آرمینے کو کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے کال آن کی. فاطمہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جب انہوں نے سارا کو فون کیا. رابطہ ملنے پر رسمی طور پر حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مدعے پر آئیں. سارا, تم نے جو رشتہ بتایا تھا آرمینے کے لیے اسے فائنل تو نہیں کیا نا؟ ایسے کیسے فائنل کر دوں فاطمہ, ابھی تو سب سے مشورہ کرنا ہے. آرمینے کی برتھ ڈے پر تمہیں اس لڑکے سے ملواؤں گی, تم بتانا کیسا رہے گا وہ ہماری مینو کے لیے. انہوں نے کٹی ہوئی سبزیاں فرائنگ پین میں منتقل کی. فرائی ہونے کی مخصوص آواز کچن میں پھیل گئی. سارا, میں نے ایک بات کرنی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں. فاطمہ تذبذب کا شکار لگ رہی تھی. فاطمہ, تمہیں مجھ سے بات کرنے سے بھی پہلے سوچنا پڑتا ہے کیا؟ تم کہو جو کہنا ہے. سارا نے اپنائیت سے کہا. سارا, میں اور طلال آرمینے کا رشتہ مانگنے آنا چاہ رہے ہیں رائت کے لیے. انہوں نے پلا کر کہہ ہی دیا. آرمینے کا رشتہ رائت کے لیے؟ سارا کو لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے. ہاں جی, انہوں نے کنفرم کیا. تم سوچ لو, حیدر سے بات کر لو, پھر مجھے بتانا, اوکے؟ فاطمہ ان کی حالت سمجھتی تھی. انہیں یقیناً یہ سن کر شوق لگا ہوگا. انہیں سوچنے کا وقت دے کر وہ کال بند کر گئیں. اب اگلا سین. فاطمہ کی کال کے بعد سے سارا بیگم غیر حاضر دماغ سے تھیں. ذہن مختلف سوچوں کے ماج کا بنا ہوا تھا. سارا, کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ حیدر کب سے نوٹ کر رہے تھے کہ آج ان کی بیگم خاموش تھیں. جی میں ٹھیک ہوں. حیدر, مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. سارا نے سنجیدگی سے ان کو دیکھا. اس میں سوچنے والی کیا بات ہے, بتاؤ جو بتانا ہے. انہوں نے نرمی سے سارا کا ہاتھ تھاما. آج فاطمہ کی کال آئی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ طلال بھائی آرمینے کا رشتہ مانگنے آنا چاہتے ہیں رائت کے لیے. بات مکمل کر کے انہوں نے اپنے شوہر کے تاثرات دیکھے. وہ ایک طرف لب بھیچے سنجیدہ ہو گئے تھے. تم انہیں منع کر دینا, وہ ویسے آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, لیکن آرمینے کے رشتے کی کوئی بات نہیں ہوگی. اپنی بات کہہ کر انہوں نے اپنے سائڈ والا لیمپ آف کیا اور کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئے. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کریں گے. سارا بیگم سوچوں میں گم پریشان سی بیٹھی تھی. اب اگلا سین. حیدر نے آرمینے اور رائت کے رشتے کے لیے منع کر دیا. فاطمہ کی مایوسی بھری آواز پر طلال بن زید نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا. وہ ابھی گھر آئے تھے. فاطمہ کو مایوس دیکھ کر پوچھا کیا ہوا ہے, تو ان کا جواب سن کر وہ خود بھی ٹھہر سے گئے. سارا نے بتایا. لب بھیج کر فاطمہ کو دیکھا. جی, اس کا فون آیا. فاطمہ نے پلکیں جھپک کر آنسو روکے. فاطمہ, طلال نے نرمی سے ان کا نام پکارتے انہیں اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا. حیدر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ پہلے بھی اس نے میرے رائت پر اس عارفین کے بیٹے کو ترجیح دی اور اب پھر منع کر دیا. طلال کے سینے سے لگتے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکے. میں خود بات کرتا ہوں اسے, تم پریشان مت ہو. وہ کس لیے منع کر رہا ہے میں جانتا ہوں. میں ٹھیک کرتا ہوں اس کا دماغ. تم رائت کو کچھ مت بتانا. انہیں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ان کے آنسو پونچھے. اسی وقت رائت لاؤنج میں داخل ہوا. غور سے فاطمہ کے روئے روئے چہرے کو دیکھا. مما, کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے فاطمہ کی طرف آیا. فاطمہ نفی میں سر ہلاتے رخ پھیر گئیں. ڈیڈ, وہ طلال کی طرف مڑا.
कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तलाल ने मुस्कुराकर बात टालनी चाहिए। हैदर अंकल ने रिश्ते से मना कर दिया ना? वो पूरे यकीन से उन्हें देख रहा था। तुम परेशान मत हो, मैं आज जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, खुद बात करूंगा हैदर से। तलाल को मालूम था छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, उसने खड़े खड़े फैसला किया। तुम क्या करोगे जाकर? मैंने कहा ना मैं देख लूंगा। तलाल ने उसे रोकना चाहा। मेरा जाना ही तो जरूरी है, मेरा हक बनता है उनसे इनकार की वजह पूछूं। वो किसी XYZ को कैसे मुझ पर तरजीह दे सकते हैं? मैं टिकट करवा रहा हूँ, हम साथ जा रहे हैं। संजीदगी से कहकर लंबे लंबे डग भरते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। अब क्या होगा? फातिमा ने परेशानी से तलाल को देखा। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, वो मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दे रहे थे। क्यों मना किया तुमने हैदर? जवाब तो तुम्हें देना होगा। दिल ही दिल में हैदर जुबान से मुखातिब होते हुए फातिमा को लेकर सोफे की तरफ बढ़ गए। अब अगला सीन। अफसाने ऑफिस में दाखिल हुई तो उसे माहौल में तनाव महसूस हुआ। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी लड़की ने भी आज उसके सलाम का जवाब बिना मुस्कुराए रूखे अंदाज में दिया था, वरना वो रोज मुस्कुराकर उसे खुशामदीद कहती थी। ऑफिस के बाकी वर्कर्स भी खिंचे खिंचे थे। बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन अफसाने की छठी हिस्स उसे खबरदार कर रही थी कि कुछ तो हुआ था। वो सर झटक कर अपने ऑफिस में आई। पूरा दिन वहां पर काम करते और सब लोगों से इंटरेक्शन करते उसे महसूस होता रहा कि उन सबका रवैया अजीब था। शाम को जब वो लिफ्ट में सवार हुई तो आयशा भी उसके साथ लिफ्ट में दाखिल हुई। आयशा पब्लिक रिलेशन ऑफिस में होती थी। अफसाने की उसके बारे में मुस्बत राय थी। वो अच्छी लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी। सलाम मिस अफसाने। आयशा ने मुस्कुराकर अफसाने पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम का जवाब देते अफसाने के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। पूरे दिन में अब जाकर किसी ने उससे नॉर्मली बात की थी। शुक्र है किसी ने तो मुस्कुराकर सलाम किया, वरना सुबह से सब मुझे ऐसे घूरे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। अफसाने ने दोस्ताना अंदाज में आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आयशा भी साख्ता हंसी। अब तो रोज ही आपको ऐसा घूरा जाएगा, आदत बना लें। आयशा ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। ऐसे क्यों भला? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? आयशा की बात पर अफसाने के कान खड़े हुए। मेहरदाद की बातें याद आईं, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह। हाँ जी, हुआ तो है। खैर, आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दें, उन्हें तो गॉसिप करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगे। उसने लापरवाही से कहते उसे तसल्ली दी, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि बात इतनी भी मामूली नहीं है। किस किस्म की गॉसिप? मुझे पूरी बात बताओ आयशा। अफसाने से जीदा हुई। लिफ्ट रुक गई। वो दोनों एक साथ बाहर आईं। आयशा ने इधर उधर देखा, फिर थोड़ा सा अफसाने के नजदीक हुई। और दरअसल ऑफिस में ये बात फैली हुई है कि आपका मेहरदाद सर के साथ अफेयर है और आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं, एक साथ रहते हैं आप दोनों। उसने राजदारी से बताया। अफसाने को तो सर पर लगी तलवों पर बिजली। तो ये बात थी, लेकिन इस सबसे इन लोगों का क्या वास्ता है? उसने लब भींचे। मिस अफसाने, आप भी कमाल करती हैं, ये तबरेज है। यहाँ पर इस किस्म के रिलेशनशिप अच्छे नहीं समझे जाते। आपका मुसलमान होना इस बात को ज्यादा काबिल नफरत बता रहा है। आयशा ने उसे मामले की गंभीरता से का एहसास दिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जैसे ये सब समझ रहे हैं। उसने सफाई देने की कोशिश। ये तो आप कह रही हैं, लोग तो फिर लोग हैं, पर का कव्वा बनाने में देर नहीं करते। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपको सारी मराद भी इसीलिए मिली हुई हैं। असल में मेहरदाद सर ने पहले ही दिन आपके बारे में सख्ती से हिदायत की थी कि आपसे इज्जत और एहतराम से पेश आ जाए, तो सबके दिलों में ये बात शुरू से ही खटक रही थी। आज उनके मफरूजों पर किसी ने मोहर लगा दी। पता नहीं किसने ये अफवाह उड़ाई। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। बात मुकम्मल करके आखिर में उसने कान के लो छूकर तौबा की। अफसाने की गाड़ी आ गई थी। उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए आयशा का शुक्रिया अदा करते उसे खुदाफिज कर गाड़ी में बैठी। अगर ऑफिस वाले सब सोच रहे थे तो ये काफी संगीन सूरत हाल थी। बात सीधा अफसाने के किरदार पर आ रही थी। उसे सबके चेहरे याद आए तो वो जिसे तनाव समझ रही थी वो हिकारत थी कि वो एक मुसलमान लड़की होकर एक गैर मर्द के साथ रिलेशन में थी। लेकिन इस तरह की बातें ऑफिस में किसने फैलाई थी? क्या दुनिया ने? दुनिया के साथ हुई आखिरी मुलाकात याद आई तो उसने नफी में सर हिलाया। वो ऐसा नहीं करेगी, अफसाने को यकीन था। दुनिया मुंह पर बात करने वालों में से थी। तो क्या रजा पहलवी? लेकिन वो इतने मसरूफ इंसान थे, इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर संभाल रहे थे, वो भला क्यों ऐसा करेंगे? उन्हें अगर अफसाने से कोई मसला है तो वो डायरेक्ट उसे कह सकते थे। वो एक बार उनसे मिल चुकी थी। वो उसे डिसेंट और बारो पर्सनैलिटी के मालिक लगे थे। तो फिर कौन हो सकता था? कौन था यहाँ जो अफसाने को नापसंद करता था? सोफिया बेगम।
एक झपाके से उसे वो दिन याद आया जब उसने अफसाने को जहरीली बातें की थी और फिर मेहरदाद के आने पर सारा इल्जाम अफसाने के सर पर डाल दिया था। लेकिन क्या उसकी रसाई यहाँ उस ऑफिस तक भी थी? यकीनन होगी, वो पर यकीन थी। अगर उस औरत ने झूठी अफवाह फैलाई थी तो उसे वो देख लेगी। लेकिन अब उसे मेहरदाद पर गुस्सा आ रहा था। आए जरा वो वापस, उसकी तो अच्छी तरह खबर लेगी, दिल ही दिल में तहिया किया। अब अगला सीन। हैदर जमान के स्टडी रूम में इस वक्त खामोशी थी। दीवार के साथ लगे सोफों पर हैदर और तलाल आमने सामने बैठे थे। उनसे कुछ फासले पर एक सोफे पर राइद भी मौजूद था। काफी देर से छाई उस खामोशी को तलाल की आवाज ने तोड़ा। हैदर, आखिर क्या वजह है इस रिश्ते से इनकार की? हम सिर्फ दोस्त तो नहीं हैं, हम फैमिली हैं। तुम मुझे असल वजह बताओ इनकार की। क्या तुम्हें राइद पसंद नहीं, या फिर तुम्हें लगता है आर्मीना हमारे घर में खुश नहीं रहेगी? तुम्हारे जो भी खदशात हैं तुम बताओ मुझे। तलाल संजीदगी से पूछ रहे थे। राइद खामोश बैठा अपने पैरों को देख रहा था। उसे भी हैदर साहब का जवाब जानना था। राइद मुझे बहुत पसंद है। तुम जानते हो आरेज और राइद दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा मैंने। और तुम्हारे घर से ज्यादा महफूज जगह कौन सी होगी आर्मीने के लिए? मेरे इनकार की वजह कुछ और है। हैदर ने बेबसी से तलाल को देखा। मैं वही वजह तो जानना चाहता हूँ। तलाल लब भींच कर सोफे पर पीछे होकर बैठे। तलाल यार, तुम खुद सोचो, आर्मीना और राइद की शादी कैसे हो सकती है? आर्मीना भी बहुत छोटी है और वो राइद को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर कबूल नहीं करेगी। और राइद भी अभी शादी कर लेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे एहसास होगा कि गलती कर दी। बेशक राइद को आर्मीना से मोहब्बत है, लेकिन शादी एक मुख्तलिफ चीज है, उसकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं। लाइफ पार्टनर के लिए एक जैसी सोच भले जरूरी ना हो, लेकिन मैच्योरिटी जरूरी होती है, जो कि राइद और आर्मीना के ताल्लुक में नहीं है। ये लाड प्यार उसी रिश्ते की हद तक है। अगर इनके रिश्ते की नोयत बदल गई तो उन दोनों के लिए मुश्किल होगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा फैसला साबित होगा। बाद में पछताने से बेहतर है अभी दुरुस्त फैसला कर लिया जाए। हैदर जमान ने अपना नजरिया सामने रखा। तलाल ने एक नजर राइद को देखा। वो सर झुकाए निगाहें मेज की सतह पर मटकूस किए बैठा था। हैदर, ये भी हो सकता है कि तुम गलत सोच रहे हो। राइद ने खुद एतराफ किया है कि वो आर्मीने से मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है। तुम तलाल अभी बोल रहे थे जब हैदर ने उनकी बात काटी। राइद को आज ऐसा लग रहा है, कल नहीं लगेगा। वो अपनी और आर्मीने की मोहब्बत को जिस तनाजुर से आज देख रहा है, कल नहीं देखेगा। आर्मीने में बहुत ज्यादा बचपना है। उसे तो शादी जैसे सीरियस रिश्ते के बारे में पता भी नहीं है। और अगर मैं गैर जानिबदार होकर तजिया करूं तो राइद इतना परफेक्ट है कि उसे लाइफ पार्टनर भी ऐसी मिलनी चाहिए जो हर बात में परफेक्ट हो, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। राइद आखिर आर्मीने के लाड कब तक उठाएगा? मीनू के बचगाना बिहेवियर से वो जल्दी उकता जाएगा। उसे अपने जहनी लेवल की शरीके हयात की तलब होगी। और फिर आर्मीने की बीमारी। हैदर की इस बात पर राइद ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। आंखों में शिकवा था। उसे नजरअंदाज करते हैदर ने अपनी बात जारी रखी। आर्मीने ज़हनी तौर पर इतनी मजबूत नहीं है कि नए रिश्ते और उसके तकाजों को समझ सके। वो हमेशा राइद में अपने दोस्त को देखेगी जो बचपन से उसके साथ रहा है। वो माजी हाल में बढ़ जाएगी। और वैसे भी मैंने मुर्तजा का प्रपोजल कंसीडर जरूर किया है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगा आर्मीने की। 2-3 साल बाद देखेंगे क्या करना है। अभी के लिए तो मैं उसे किसी किस्म के जहनी दबाव में नहीं डालूंगा। हैदर ने अपना नुक्ता नजर तफसील से बयान किया। तलाल ने राइद को देखा। वो दोनों हाथ बाहम मिलाए लब भींचे सामने रखी मेज की सतह पर नजरें जमाए बैठा था। तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं हैदर, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। बाप होने की हैसियत से तुम्हारे खदशात बिल्कुल जायज हैं। मैं चाहता हूँ कि उन तमाम खदशात का जवाब राइद खुद दे। उन्होंने राइद को बोलने पर रुखसाया। हैदर ने भी राइद की तरफ देखा। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपने लॉजिकल तरीके से सारी सिचुएशन का तज्जिया किया है। संजीदगी से कहते हुए बिलाकर उसने खामोशी तोड़ी। और मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी लॉजिक मुझे इस वक्त समझ नहीं आएगी। मेरे पास आपके खदशात के जवाब नहीं है। अगर आपको मुझ पर, मेरी बात पर भरोसा है तो आप अपने बेटे की शादी मुझसे कर दें। अगर आप इनकार करते हैं तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। आपको लगता है हम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं है, ठीक है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। जब आपको ये रिश्ता मुनासिब लगे आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आर्मीने की शादी किसी और से तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। उनकी आंखों में आंखें डालकर उसका लहजा मजबूत था। राइद, तलाल ने उसे तंबीह की। मुझे पता है राइद मेरा नाम है डैड। वो सोफे से उठा। और राइद ही वो नाम है जिसके साथ आर्मीने का नाम जुड़ेगा। ये बात आप दोनों दोस्त समझ लें। अपनी बात कहकर वो स्टडी रूम का दरवाजा पार करते निकल गया। हैदर, मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूं राइद के इस रवैये पर।
तुम प्लीज उसका लहजा नजरअंदाज कर देना, वो इस वक्त जज्बाती हो रहा है। तलाल ने माजरत खाना अंदाज में हैदर को देखा। इसमें माजरत वाली कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ रायत को, उसके पास कोई जवाब नहीं था इसलिए वो चला गया यहाँ से। जब उसके पास एक मंतकी जवाब होगा तो वो आएगा मेरे पास मुझे कायल करने, और मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। और तुम भूल रहे हो, वो अपना सारा बचपन मेरे पास रहा है, मेरी नजरों के सामने। मैं उसके मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो आएगा, वो सारे जवाब लेकर आएगा। या तो वो मेरे खदशात दूर करेगा या फिर अपने ख्वाहिश से पीछे हट जाएगा। हैदर के लबों पर मुस्कुराहट थी, वो उनके हाथों का पला बच्चा था, वो उसे जानते थे। जाहिर है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम उसे मुझसे बेहतर जानते हो, इसमें कोई शक नहीं। अब देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। तलाल ने गहरा सांस लेते सर झटका। अब अगला सीन। सारा लॉन में टहलते हुए परेशान सी थी, उन्हें पता था अंदर क्या बात हो रही होगी। हैदर अपने तमाम खदशात का इजहार सुबह ही उनसे कर चुके थे। आरवीना कॉलेज गई हुई थी और आरेज अपने ऑफिस। उन्होंने अभी तक आरेज और अफसाने से इस बात का जिक्र नहीं किया था। वो सोच रही थी कि अफसाने को कॉल करके उसकी राय लें इस मामले में। उसी वक्त उन्हें राय दाखिली दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दिया। वो भी उन्हें देख चुका था और अब उन्हीं की तरफ आ रहा था। आनी, क्या आपको भी लगता है मैं और अरमान मुनासिब नहीं एक दूसरे के लिए? बिना कोई और बात की उसने साफ साफ पूछा। हैदर की बात में लॉजिक है। वो हैदर अंकल की बात मैं सुन चुका हूँ, आप अपना बताएं। क्या आपको लगता है मैं आपकी बेटी के लिए अच्छा शौहर साबित नहीं होगा? उसने उनकी बात काटी। राइट, तुमसे बढ़कर कौन प्यारा होगा मुझे, लेकिन शादी एक मुख्तलिफ चीज है। तुम और आर्मीने। ओके, मैं समझ गया, मरहबा। वो पलट गया। सारा उसे देखती रही। तेज तेज कदमों से पोर्च की तरफ जाते वो गुस्से में था। वो उसके अंदाज पहचानती थी। देखते ही देखते वो जन से गाड़ी भगा ले गया। अब अगला सीन। वो अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। उसी वक्त उसका फोन बजा। फातिमा की कॉल थी। मरहबा। गाड़ी की चाबी किचन काउंटर पर फेंकते वो फ्रिज तक आया, पानी की बोतल निकालकर मुंह से लगाई। राइट, तुम ठीक हो बेटा? सारा ने बताया तुम बहुत रैश ड्राइविंग करते हुए वहां से निकले हो। राइट बेटा, ये मामला इतने जल्दी तय नहीं किए जाते। हैदर और सारा की बात भी ठीक है, मैंने भी दोबारा सोचा है, और मुझे भी यही लगता है कि तुम और अरमीने एक साथ नहीं चल सकोगे। शादी कुछ महीनों या कुछ सालों की बात तो नहीं होती, ये जिंदगी भर का ताल्लुक होता है। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अरमीने से मोहब्बत है, तुम उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता हुआ नहीं देख सकते, जबकि बात सिर्फ ये है कि तुम पोजेसिव हो रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हारी जो अटैचमेंट है मीनू से, उसकी वजह से तुम कबूल नहीं कर पा रहे कि वो छोटी सी बच्ची जिसे तुमने अपने हाथों पर खिलाया है इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी होगी। इसलिए तुमने अपने और उसकी शादी की बात कर दी ताकि ये मामला दब जाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक अच्छा लड़के से मीनू की शादी। फातिमा भी बोल रही थी जब राइड ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल खींचकर सामने दीवार पर मारी। मम्मा, अरमान के साथ आपने किसी लड़के का नाम जोड़ा तो मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा। फोन बंद करके काउंटर पर फेंका। वो फातिमा से किसी तरह की बदतमीजी नहीं करना चाहता था, तभी फोन बंद कर दिया। वो खोलते हुए दिमाग के साथ अपने कमरे में आया, शर्ट उतारकर दूर फेंकी, टेरेस का दरवाजा खोलकर बालकनी में आया। बालकनी में टहलते हुए उसने अपने दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश की। उसे बेसाख्ता वो दिन याद आया जब उसने पहली बार अरमान को देखा था। वो 6 साल का था जब उसने पहली बार गुलाबी कंबल में लिपटी उस छोटी सी बच्ची को देखा। वो बच्ची उसकी मम्मा की गोद में थी। उसकी मम्मा कह रही थी कि वो सारा आनी की डॉल है। उसने कह दिया कि डॉल तो टॉय होता है। फिर मम्मा को उस ह्यूमन बेबी को डॉल नहीं कहना चाहिए। सब उस बात पर हंसे थे। वो गुलाबी सी बच्ची अरेज और अफसाने की बेबी सिस्टर थी। वो अभी उसे देख रहा था जब मम्मा ने उस बच्ची को सारा आने को वापस कर दिया। वो थोड़ी देर और उसे देखना चाहता था, लेकिन मम्मा ने कहा कि बेबी को भूख लग रही है और वो अपने मम्मा के पास जाना चाह रही है। दूसरी बार उसने बेबी को 2 महीने बाद देखा था जब वो गर्मियों की छुट्टियों पर न्यूयॉर्क आरेज लोगों के घर आया था। उसे पता चला कि उस बेबी का नाम आरमीने रख दिया गया था। आरेज और बाकी सब उसको मीने या मीनू कहते थे, लेकिन उसे कुछ तो मुख्तलिफ करना था ना, तो उसने उसे अरमान बुलाना शुरू कर दिया। छुट्टियां खत्म होने के बाद फातिमा और तलाल ने उसका एडमिशन आरेज और अफसाने वाले स्कूल में ही करवा दिया था। रायत की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो यहाँ पर सबके साथ बहुत अटैच था। आर्मीने बहुत छोटी थी। रायत के लिए उसे देखना एक दिलचस्प तजर्बा था। वो सिर्फ स्कूल और खेलने के वक्त बाहर जाता, इसके अलावा उसका सारा वक्त अरमान के साथ गुजरता था। वो क्योंकि ग्रोथ के अमल में थी तो रोज के हिसाब से उसकी हरकतें चेंज होती थीं। उसने जब पहली बार बगैर किसी सहारे के बैठना सीखा
तो सारा के अलावा जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो राइट था, जब उसने क्रॉलिंग करना सीखा, जब उसने पहली बार कदम उठाया, पहली बार चलना सीखा। वो दिन तो राइट के लिए जैसे ईद का दिन था। वो इतना पुरजोश था कि स्कूल में भी अपने दोस्तों को बता रहा था कि अरमान ने आज पहली बार बगैर किसी सहारे के चलना सीखा है। होता है ना कि छोटे बच्चे जिनको आप अपने सामने बड़ा होता देखें, अपने हाथों से उनके लाड उठाएं, वो बहुत प्यारे लगने लगते हैं। उनसे जो अटैचमेंट होती है वो किसी और से नहीं होती। राहित का भी यही था कि उसे आर्मीने के अलावा कोई दूसरा बच्चा अच्छा नहीं लगता था। अगर मेहमान आते और उनके साथ आर्मीने की उम्र के बच्चे होते तो वो उनका मुकाबला आर्मीने से करता था। जैसे माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है, वैसे ही राहित के लिए उसकी अरमान सबसे प्यारी थी। वो बहुत खुशी से सबको बताता था कि आज अरमान ने ये किया, ऐसे बोलने की कोशिश की। उसने खिलौना गाड़ी को पकड़ा, वो कैसे नींद में मुस्कुराती है। जब उसे भूख लगती है तो वो कैसे क्यूट सा मुंह बनाकर रोने की तैयारी करने लगती है। गर्ज उसकी एक एक हरकत पर वो नजर रखता और सेलिब्रेट भी करता था। अरमान भी सारा के बाद जिसको सबसे ज्यादा पहचानती थी वो राहित था। वो सारा आनी की तरह उसका ख्याल रखने की कोशिश करता। वो उसे इतनी प्यारी लगती थी कि उसे समझ नहीं आती थी कि वो कैसे इजहार करे। वो जब होंठ गोल करके क्यूट सा मुंह बनाती, उसका बस नहीं चलता था कि वो उसे खुद में छुपा ले। वो सारा आनी की तरह ही उसके छोटे छोटे हाथ चूमता, उसके गाल, नाक, होंठ, माथे पर प्यार करता। अगर कोई कहता कि वो इतनी भी प्यारी नहीं है जितनी राहित को लगती है तो उसे लड़ पड़ता। आरेज और अफसाने को भी वो बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन राहित की जो जज्बाती वाबस्तगी थी उसे उसमें अरमान दुनिया का सबसे परफेक्ट बच्चा लगती थी। और जब वो बीमार हो गई तो उसने इंटरनेट पर हर जगह उसकी बीमारी को सर्च किया था। वो दिन जितने सारा और हैदर के लिए मुश्किल थे, उसी तरह राहित पर भी वो दिन भारी गुजरे थे। जब उसका कामयाब ऑपरेशन हुआ था तो उसने मस्जिद में हैदर और अरेज के साथ नमाज अदा करते अल्लाह ताला का बहुत सारा थैंक यू किया था और वादा किया था कि वो अल्लाह पाक के इस गिफ्ट का बहुत ख्याल रखेगा। एक बार वो स्कूल से वापस आया तो फातिमा और तलाल आए हुए थे। उनसे मिलकर उसने रोज की तरह अरमान के गाल खींचते हुए उसे प्यार किया। बाद में फातिमा ने उसे अपने पास बैठकर समझाया कि उसे आर्मीने को चेहरे पर प्यार नहीं देना, किस नहीं करना, वो उसे हक कर लिया करे, बस प्यार मत दिया करे। तब वो 10 साल का था। वो बहुत हैरान हुआ था कि उस पर ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। वो तो उसे इतनी क्यूट लगती थी। वो उसकी आंखें, माथा, नाक, होंठ, गाल चूमे बगैर रह ही नहीं सकता था। सारा ने भी तो प्यार करती थी अरमान को, फिर ये पाबंदी सिर्फ उस पर क्यों? उसने साफ साफ पूछ लिया मम्मा से कि क्या वो उसे गलत समझ रही है जो उसे रोका था। वो उस पर किसी किस्म का शक कर रही थी। आखिर वो 10 साल का था और अमेरिका जैसे मुल्क में पला बढ़ा था। उसे सारी समझ आती थी, इसलिए उसे कुछ भी पूछते हुए झिझक नहीं होती थी। जवाब में फातिमा ने एक धप रसीद की थी उसे और बड़ी मुश्किल से ढके छुपे अंदाज में उसे समझाया कि अब वो बड़ा हो रहा है और छोटे बेबीज को फेस पर प्यार किया जाता है और आर्मीने क्योंकि अब बड़ी हो रही थी तो राहित को उसे प्यार नहीं करना चाहिए। वो दिल महसूस कर रह गया, पर बात उसे समझ आ गई थी। लेकिन मसला ये था कि वो तो उसे इतनी प्यारी लगती थी, छोटे छोटे से होंठ गोल करके जब वो बोलती थी तो इतनी क्यूट लगती थी कि बस। और अब वो उसे प्यार भी नहीं कर सकता था। ये भी शुक्र था कि उन्होंने उसके गले लगने पर एतराज नहीं किया था। बहरहाल सबकी तरह सब आर्मीने से उसके अटैचमेंट से वाकिफ थे और सारा तो उसे आर्मीने की दूसरी माँ कहती थी। जिस तरह वो बचपन से आर्मीने का ख्याल रखता आया था, वो वाकई उसकी माँ लगता था उन सबको। और उस बात पर उसे चिढ़ाया भी जाता। आने वाले सालों में उससे कई बार दिल किया कि वो अरमान के गाल खींचते हुए उसे ढेर सारा प्यार करे। उसे खास तौर पर उसके होंठ बहुत पसंद थे। जब वो उन्हें गुलाई में करके आंखें मटका मटका कर बोलती तो उसे बेइंतहा प्यारी लगती। उसने तलाल से एक बार पूछा था कि बेबी गर्ल को किस करने के लिए क्या करना होता है। वो चाय पी रहे थे और उन्हें एकदम चाय गले में अटकी थी। ये उनका शरीफ सा बेटा किस किस्म के सवाल कर रहा था। अमेरिका के माहौल का असर था शायद। बहरहाल उन्हें उसे जवाब तो देना था, तो उन्होंने उसे कह दिया कि बेबी गर्ल को किस नहीं किया जाता, उसके लिए बेबी गर्ल से शादी करनी पड़ती है। मैरिज ही वो कंडीशन होती है जो जरूरी होती है, और इतना तो उसे पता था कि शादी बड़े होने के बाद होती है। उसने जाकर गूगल पर चेक किया कि डैड ने उसे सही बताया है या उसे टालने के लिए एवं कह दिया। गूगल ने उसके डैड की बात की तस्दीक कर दी। उसने तभी सोच लिया था कि वो आर्मीनिया से ही शादी करेगा। इस दौरान उसका स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी खत्म हो चुके थे। पढ़ाई मुकम्मल करके वो अमली जिंदगी में कदम रख चुका था। उसके बहुत सारे नए दोस्त बने थे जिनमें लड़कियां भी थीं। वो आधी दुनिया घूम चुका था, लेकिन अब भी वो आर्मीनिया की एक कॉल पर हाजिर होता था। आर्मीनिया से प्यारा उसे कुछ भी नहीं लगा था। उसने उसे कभी उस लिहाज से देखा ही नहीं था कि वो लड़की थी या फैमिली फ्रेंड। वो उसे अपनी लगती थी, उसकी अरमान, जिसे उसे अपने हाथों में खिलाया था, जिसको उसने अपने सामने बड़ा होता देखा था, जिसकी छोटी छोटी सी कामयाबी को सेलिब्रेट किया था हमेशा, जिस पर सिर्फ उसका हक था। वो अब भी उसे क्यूट लगती थी। उसके होंठों को गोल करके क्यूट अंदाज में बोलने पर वो अब भी निसार होता था।
बचपन की तरह अब भी वो उसे बेसाख्ता प्यार करना चाहता था। इतने सालों की ख्वाहिश अब हसरत बन चुकी थी। वो बेजर बचकाना जज्बात रगों में खून की गर्दिश तेज करते, दिल की धड़कन को मामूल से हटकर दौड़ने पर मजबूर करते इश्क में बदल चुका था। रायत बिन तलाल आर्मी ने हैदर पर मर मिटा था। ऐसे कि कोई इस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। और जब उसे लगा कि उसका इंतजार खत्म होने वाला है और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकता है, वो अपने मॉम डैड को सारा आने और हैदर साहब के पास भेजने का सोचकर आर्मीने को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है, तो उसके बात करने से पहले ही आर्मीने के लिए आने वाले प्रपोजल का अहवाल सुना दिया गया उसे, जिसे सुनकर उसका खून रगों में लावा बनकर दौड़ने लगा। उसका दिल क्या वो शख्स उसके सामने और उसे जान से मार दे। आर्मीने की शादी, रायत की अरमन की शादी मतलब वो लोग आर्मीने को किसी को भी सौंप देते। वो अनजान शख्स उसकी आर्मीने का मालिक बन बैठता और इसके आगे उसे सोचा नहीं किया। उसे लगा किसी ने तेज जलती आग में फेंक दिया हो। वो तो आरेज से भी जेलस होता था, हालांकि वो आर्मीने का भाई था। तो ये तो फिर, लेकिन उसे हैरत तब हुई जब उसकी बात को पॉजिटिवनेस कहा गया। वो लोग उसे नहीं समझ रहे थे, उन्हें लगता था वो पॉजिटिव हो रहा है बस। शादी करना और पूरी जिंदगी उसे निभाना ये उसके बस की बात नहीं थी। वो उसकी बात को बचपन के अटैचमेंट से जोड़ रहे थे। वो भला इतना मैच्योर बिजनेसमैन खुद से 6 साल छोटी लड़की जिसे उसने हाथों में पाला हो, उसके इश्क में गिरफ्तार कैसे हो सकता था भला। उन्हें लगता था वो दोनों अच्छे लाइफ पार्टनर साबित नहीं होंगे, ये एक बचकाना ताल्लुक होगा। आर्मीनियो से शौहर तस्लीम नहीं कर सकेगी। लाइक सीरियसली, उस सबके रिएक्शन पर हैरान था। वो कमरे में वापस आया। हैदर साहब की बातें जहन में गूंज रही थी। वो उनका अंदाज समझता था। उन्होंने अपना आर्गुमेंट सामने रखा था। अब वो यकीनन रायत की तरफ से काउंटर आर्गुमेंट के इंतजार में होंगे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्या कहे जिससे उन सबको उसकी बात समझ आ जाए। किस तरह से बयान करे कि उसके जज्बात की सच्चाई उन लोगों पर वाज़े हो। तुम मोहब्बत करने वालों को आपस में लड़ा देते हो, इसके बावजूद तुम कितने पसंद किए जाते हो। इश्क तुम एक जख्म की तरह हमेशा बाकी रहते हो। तुम पेशानी के वक्त में चस्पा बोसा हो। तुम्हारी जान की कसम तुम एक दर्द बेदवा हो। अब अगला सीन। ऑफिस से आने के बाद से अफसाने वक्फे वक्फे से मेहरदार का नंबर मिलाती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। खाने की मेज पर भी गैर हाजिर दिमागी से जैनब की बातों पर हुआ करती रही। सोने के लिए लेटी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके साथ ऐसा ही होता था, जब कोई एक बात परेशान कर रही हो तो जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता उसे रह रह के ख्याल आते रहते और बेचैनी रहती थी। रात के 1 बज गए थे। उसे करवट पर करवट बदलते हल्का हल्का बुखार भी हो रहा था, शायद पूरा जिस्म टूट रहा था। वो सुस्ती से पड़ी रही। किचन में जाकर दवाई लेने या चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी। उसी हाल में पता नहीं कब आंख लग गई। वो गहरी नींद में थी जब उसे लगा किसी ने दरवाजा बजाया हो। वो अनसुनी करके पड़ी रही। उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तकिए के साथ साइलेंट पर पड़े फोन की स्क्रीन जल बुझ रही थी। उसका इरादा इग्नोर करने का था, फिर ख्याल आया घर से किसी की कॉल ना हो। हाथ बढ़ाकर फोन आंखों के सामने किया। अधखुली आंखों से फोन की स्क्रीन देखी। मेहरदाद का नंबर जगमगा रहा था। कॉल बंद हो गई। उसने देखा बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। उसने उठकर बैठने मेहरदाद को कॉल बैक की। पहली रिंग पर कॉल पिक कर ली गई। हेलो। अभी उसने हेलो किया था जब मेहरदाद की तेज आवाज कानों में पड़ी। तुम क्या नशा करके सो रही थी? कब से कॉल कर रहा हूँ। अभी मैं सीढ़ी लाकर टेरेस पर चढ़ने वाला था। शुक्र है होश आ गया तुम्हें। दरवाजा खोलो कमरे का। उसे झिड़कते हुए शायद लॉन से वापस कमरे की तरफ आ रहा था। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? खोल रही हूँ दरवाजा। अफसाने मुश्किल हिम्मत जमा करके उठकर दरवाजे का लॉक खोल चुकी थी। सामने ही मेहरदाद राहदारी से चलता हुआ आ रहा था। कितनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ, इतनी कॉल्स की, तुम्हें होश हो तो पता हो। वो कमरे में दाखिल हुआ। अफसाने वापस बेड पर जाकर बैठी। वो दरवाजा खोलने तक ही उसकी सांस फूल गई थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने मील की मुसाफत तय कर ली हो। तुमने शाम को कॉल्स की थी, खैरियत? फोन, वॉलेट और चाबियां वगैरह मेज पर रखते वो सीधा हुआ। अब कुछ बोल भी लो या फिर आवाज चली गई है। अब ये मत कहना मैंने कॉल्स नहीं उठाई तो तुम नाराज हो और बात नहीं करोगी। वो वार्डरोब खोलकर अपने कपड़े ढूंढते हुए आसानी से मुखातिब था। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने मुड़कर उसे देखा। वो लिहाज सीने से लगाए करवट के बल सिमट कर लेटी हुई थी। क्या ज्यादा नाराज हो? उसने कान खुजाते हुए तकिए पर फैले उसके सुनहरी बालों को देखा। खिलाफे तवक्को से जवाबी जली कटी सुनाने के बजाय वो खामोश थी। लगता है वाकई नाराज हो गई है। मेरा फोन साइलेंट था कोट की जेब में और मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ बिजी था। मीटिंग थी फिर डिनर। जब तुम्हारी कॉल्स देखी उसी वक्त तुम्हें फोन किया, तुमने नहीं उठाई। काफी सारी कॉल्स की लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
میں پریشان ہو گیا تھا جب تم فون نہیں اٹھا رہی تھی. تمہارا فون ٹرائی کرتے اتنی ڈرائیونگ کرتے ہوئے صحن سے آیا ہوں ابھی. اب بتاؤ کیا ایمرجنسی تھی, کیوں کی تھی اتنی کالز؟ اس کی اتنی لمبی وضاحت پر جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے. افسانے, ہاتھ بڑھا کر اسے کندھے سے پکڑ کے نرمی سے اپنی طرف متوجہ کیا. افسانے ادھر دیکھو. لحاف اس کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے سیدھا کیا. اس کا بخار سرخ پڑتا چہرہ اس کے سامنے ہوا. اس کے وجود سے اٹھتی بخار کی تپش مہرداد کو اپنی ہتھیلی پر محسوس ہوئی. افسانے, تمہیں تو بخار ہے یار. اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اٹھانے کی کوشش کی. افسانے بے جان ہوتے جسم سے اس کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی, لیکن اتنے میں ہی وہ ہانپ گئی. وہ وہیں پر اپنا سر مہرداد کے سینے سے ٹکا کر آنکھیں موند گئی. مما, سوکھے لمبوں کو جنبش دیتے اس نے اپنی ماں کو پکارا. افسوں, یار کب سے ہے بخار؟ یا اللہ. ہاتھ کی پشت اس کے ماتھے اور گردن پر رکھتے اس نے بخار کی شدت چیک کی. کچھ کھایا تھا تم نے؟ تم ادھر بیٹھو, میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں, اور میڈیسن بھی. ایک بازو افسانے کے گرد حمائل کیے اسے خود سے لگائے, دوسرا ہاتھ بڑھا کر تکیا اٹھا کر اس کے پیچھے ٹیک لگائی. افسانے کو تکیوں کے سہارے بٹھا کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا. کچن میں آ کر دودھ کا گلاس نیم گرم کر کے میڈیسن باکس سے بخار کی دوائی نکالی. اسے خیال آیا کہ زینب کو جگائے, پھر نفی میں سر ہلاتے اس خیال کو مسترد کیا. وہ بھی پریشان ہو جاتی. کمرے میں واپس آیا تو افسانے تکیے پر سر ٹکائے نیم دراز تھی. افسوں, اٹھو شاباش, تھوڑا سا دودھ پیو پھر میڈیسن لو, اٹھو شاباش. مہرداد کی آواز پر افسانے نے سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. وہ اس کے ساتھ لگ کر بیٹھا, ایک ہاتھ سے افسانے کا گال سہلاتے ہوئے پریشان سا بیٹھا تھا. مما, میری مما کو بلاؤ. افسانے کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے جلتے ہوئے گال کو بھگو گیا. کتنی بھی تکلیف ہو, اللہ کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں ہی یاد آتی ہے. افسانے کو بھی سارا کی یاد آئی تھی. میں بلاتا ہوں, تم اٹھو, ہمت کرو, شاباش, دوائی کھا لو. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر افسانے کے سرانے کی طرف بیٹھا اور افسانے کو کندھوں سے تھام کر تھوڑا سا اوپر کرتے اپنے ساتھ لگایا. ایک ہاتھ سے دودھ کا گلاس اس کے منہ سے لگایا. افسانے نے تھوڑا سا پی کر منہ ہٹا لیا. مہرداد نے گلاس واپس اس کے منہ سے لگایا. ایسا کرتے کرتے اس نے آدھا گلاس پلا ہی لیا اور میڈیسن بھی کھلا دی. میرا فون دو, مما کو کال کرو, میری مما. بے ربط انداز میں کہتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی. میں کرتا ہوں کال, تم ابھی آرام کرو. اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اسے مزید خود میں سمیٹا. ابھی کیوں نہیں, تم مما کو کال کرو, میری مما کو کال کرو. ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ مٹھی میں ڈپوچے افسانے نے اس کے سینے میں منہ چھپایا. ابھی کرتا ہوں. نرمی سے اس کے والوں پر لب رکھتے ہوئے اسے تکیوں کے سہارے لٹا کر اٹھا اور کمرے سے باہر آیا. کچن میں آ کر باؤل میں ٹھنڈا پانی اور برف کے کیوبز والے میڈیکل باکس سے ماتھے پر رکھنے والی پٹیاں اٹھائیں اور کمرے میں واپس آیا. پہلے تو افسانے نے پٹیاں نہیں رکھنے دیں کہ ٹھنڈ لگ رہی تھی, پھر مان گئی. آدھے گھنٹے تک اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کے بعد وہ اس کے لیے چائے بنا کر انڈا بوائل کر لایا تھا. ایک انڈا اور آدھا کپ چائے زبردستی پلا کر اسے بیڈ پر صحیح کر کے لٹاتے لحاف اس پر ٹھیک کیا. میری ٹانگیں درد ہو رہا ہے, جلدی آنکھوں کو بند کرتے اس نے بھرائی آواز میں کہا. مہرداد نے آلتی بالتی مار کر بیڈ پر بیٹھتے لحاف ہٹا کر افسانے کے دونوں پاؤں اپنے گود میں رکھے. نرم ہاتھوں سے اس کے پیر اور ٹانگیں دباتے اس نے افسانے کے چہرے کو دیکھا. بخار کی حدت سے سرخ پڑتے گال, نیم و گلابی ہونٹ, گردن سے لپٹی سنہری بھورے بال, اور اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کافی دیر اس کے پاؤں اور ٹانگیں دباتا رہا. پھر افسانے پیر سمیٹ کر دائیں طرف کروٹ بدل گئی تو وہ بھی پائنتی سے اٹھ کر سرہانے کی طرف آیا. اس کا ماتھا, گال اور گردن کو چھو کر بخار چیک کیا. ٹیمپریچر نارمل ہو رہا تھا. شکر. ایک اطمینان بھری سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہوئی. بخار اتر رہا تھا تو افسانے کو پسینہ آ رہا تھا. پسینے سے بال ماتھے اور گردن پر چپکے ہوئے تھے. مہرداد نے نرمی سے اس کے بال ہٹائے اور وہیں پر افسانے کی طرف چہرہ کیے بائیں کروٹ لیٹ گیا. بائیں بازو کو فولڈ کر کے اس پر سر رکھے. وہ افسانے کے چہرے کو فوکس میں لیے ہوئے تھا. وہ کافی دیر اسے تکتا رہا. افسانے کی آنکھوں کی پتلیوں میں جنبش ہوئی, پھر اس نے آنکھیں کھول دیں. اس کے سامنے ہی مہرداد کا چہرہ تھا. وہ اپنے بائیں بازو پر سر رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. افسانے کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تکان سے مسکرایا اور دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا. آپ کیسی طبیعت ہے؟ تم پریشان مت ہو, معمولی سا بخار ہے, صبح تک اتر جائے گا. پھر بھی اگر کہیں درد ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ, ہاسپٹل چلتے ہیں. نرمی سے کہتے اس کا گال سہلایا. وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی. وہ پریشان لگ رہا تھا. افسانے اگر تکلیف میں تھی تو درد میں وہ بھی مبتلا لگ رہا تھا. تم نے میری کال نہیں اٹھائی, آواز میں شکوہ تھا. تم کیوں کرتے ہو ایسے؟ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو.
تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ یہاں کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے اپنا آپ اجنبی لگتا ہے، میں صرف تمہیں جانتی ہوں، تم بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ آنسو پلکوں کے کنارے پر آ گئے تھے، شکوے بہت تھے، لیکن تمہیں کچھ سناؤں؟ اس نے بہت نرمی سے اس کی آنکھوں کے کنارے پر آیا جمیں لاتا ہوا پانی انگلی کے پشت سے صاف کیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ رفت دل من رفت، مکایہ دست نگاہت میشہ درفت، ہست ایر نفرت ہست کہ میترسا تو رو آخر بداز دست، رفتی تو قلبم۔ ترجمہ: میں تم پر اپنا دل حال بیٹھا، میں تمہاری نگاہوں سے دور نہیں رہ سکتا، کوئی ہے جو تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے، تم میرے دل میں گھر کر گئے ہو۔ وہ پلکیں چپکائے بنا اسے دیکھتی رہی۔ اس کا لہجہ بہت خوبصورت تھا، دل پر اثر کرنے والا۔ وہ اتنا پیارا تھا، پھر اس دن کیوں ظالم بن گیا تھا؟ اور اگر بن گیا تھا تو افسانے کو اس سے نفرت کیوں نہیں ہو پائی تھی؟ کیوں دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا؟ کیوں وہ اپنا سا لگتا تھا؟ کیوں اس کی موجودگی افسانے کے لیے ضروری ہو گئی تھی؟ ان سوالوں کے جواب وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بخار نے طاقت نچوڑ لی تھی تو کچھ مہرداد کا نرم محبت بھرا لہجہ افسانے کا دل بھرایا۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف کھسکی، ہتھیلی سے اس کا چہرہ اس کے بازو سے ہٹایا اور اپنا سر مہرداد کے بازو پر رکھا۔ ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ مٹھی میں ڈبوچی۔ وہ اس وقت سکون سے سونا چاہتی تھی۔ اب پتہ نہیں مہرداد کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ افسانے کو بخار بہت کم ہوتا تھا، لیکن جب بھی ہوتا تھا وہ سارا بیگم سے لپٹ کر سوتی تھی۔ وہ تو نہیں تھی، اور جو سامنے تھا وہ مہربان چھا نامہربان تھا۔ مہرداد کچھ سیکنڈ بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر نرمی سے افسانے کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا۔ وہ پرسکون ہو کر اس کے سینے سے لگتے آنکھیں موند گئی۔ کچھ لمحوں بعد افسانے کی باہری ہوتی سانسیں مہرداد کی گردن سے ٹکرائیں۔ وہ سو گئی تھی۔ مہرداد نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ اس نے سوچا وہ افسانے کا سر تکیے پر رکھ کر اسے صحیح کر کے لٹا دے، لیکن اسے خود سے دور کرنے کو دل نہیں مانا، تو وہ اس کے گرد حمائل بازو کی گرفت مضبوط کرتے تھوڑی اس کے بالوں پر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ جلدی اسے بھی نیند آ گئی۔ کاش وہ افسانے کو بتا پاتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی، لیکن اسے سب بتانے کے لیے ہمت چاہیے تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا ریئیکشن ہوتا۔ وہ اسے خود غرض سمجھتی، جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ تھا خود غرض۔ رفت دل من رفت۔ اب اگلا سین۔ مما، سارا بیگم کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے بجاتے ہوئے آرمینی نے انہیں آواز دی۔ آ جاؤ مینو۔ تھکان بھری آواز میں انہوں نے اسے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ دروازہ تھوڑا سا کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں نظریں گھما کر دیکھا۔ حیدر صاحب نظر نہیں آئے۔ حیدر اور آریز کسی آفیشیل ڈنر پر انوائٹڈ ہیں، وہیں گئے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر بیڈ کے لحاف ٹانگوں پر پھیلایا، ہاتھ بڑھا کر آرمینے کو پاس بلایا۔ وہ ان کے کھلے بازو میں سما کر ان کے لحاف میں ان کے ساتھ گھس کر بیٹھی۔ مما، آج رائت اور طلال انکل آئے تھے نا؟ رائت کا مجھ سے ملے بغیر چلا گیا، اب آیا تو بات نہیں کروں گی اس سے، منہ بسور کر شکایتی لہجے میں کہا گیا۔ کیا ضروری ہے کہ وہ جب بھی آئے تم سے ملے؟ اسے اتنے کام ہوتے ہیں، وہ مصروف ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ وہ جتنا بھی مصروف ہو میرے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے رائے درمن کے لیے ہمیشہ فری ہوتا ہے۔ ان کے کندھے سے سر ٹکائے وہ اوپر چھت پر بنے ڈیزائن کو دیکھ رہی تھی۔ اور بہت بار میں نے اسے میٹنگز کے دوران ویڈیوز کال کی ہوئی ہیں، وہ میٹنگ چھوڑ کر الگ جا کر میری کال سنتا ہے۔ اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ لیکن جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ مصروف ہو جائے گا اور تمہیں اتنا وقت نہیں دے پائے گا۔ کیا پتا اس کی بیوی کو اس کا تم سے بات کرنا پسند نہ آئے۔ ان کی یہ بات کرنے کا مقصد آرمینے کا ریئیکشن جاننا تھا۔ رائت کی شادی؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، سارا بیگم کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھیں۔ ہاں جی، رائت کی شادی بھی تو ہوگی، مجھے لگتا ہے اب جلد وہ شادی کر لے گا۔ اس کے سرکل میں اتنی پیاری پیاری اور قابل لڑکیاں ہیں، وہ یقیناً انہیں میں سے کسی کا انتخاب کرے گا۔ کیا پتا وہ کسی کو پسند بھی کرتا ہو۔ انہوں نے آرمینے کا چہرہ دیکھا، وہ گمسم سی ہو گئی۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا، اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے کسی سے؟ وہ آرمینے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ رائت کی زندگی میں کسی لڑکے کا ہونے کا سوچ کر ہی دل ڈوب رہا تھا۔ کیا مطلب کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے ہی جیسے تمہاری شادی ہوگی، تمہارے ڈیڈ اور میں نے سوچا ہے کہ تمہاری منگنی کر دیتے ہیں، پھر 2-3 سال بعد تمہاری شادی کر دیں گے۔ وہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میری منگنی اور شادی؟ مما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بیڈ سے نیچے اتری، چہرے پر الجھن تھی اور دبا دبا غصہ۔ کیا مطلب ہے کسی سے نہیں کرنی؟ ہم نے ایک لڑکا دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، ہم اسے تمہاری منگنی کرنے کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر کہا تاکہ مینے کا ریئیکشن دیکھ سکیں۔ مما ایسے نہیں ہوتا، مجھے نہیں کرنی کسی سے منگنی، آپ
वो बेबसी से कहते हुए बात अधूरी छोड़कर भागते हुए कमरे से निकली। आर्मी ने मीनू, सारा ने उसे आवाजें दी। वो सुनी अनसुनी करके भागते हुए पोर्च में आई। ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कहा। ड्राइवर को रायत के अपार्टमेंट चलने का कहा। उसे पता था कि रायत अगर न्यूयॉर्क में है तो इस वक्त अपने अपार्टमेंट में होगा। गाड़ी सबक रवि से सड़क पर रवाना थी। अब अगला सीन। सुबह जब अफसाने की आंख खुली तो दिन निकल आया था। उसके सामने वाली दीवार पर कर्टन्स में छन कर आती सूरज की रोशनी का अक्स फैला हुआ था। वो इस वक्त बाएं करवट पर लेटी हुई थी। उसने कसरमंदी से करवट बदलनी चाहिए जब उसकी नजर अपने कमर के गिर्द लिपटे मेहरदाद के बाजू पर पड़ी। वो पीछे से बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेटे उसके बालों में मुंह छुपाए गहरी नींद में था। एक झपाके से अफसाने को गुजरी रात का मनाजिर याद आए। उसे बुखार था और मेहरदाद ने उसे दवाई खिलाई थी। वो उसके सर पर ठंडी पानी की पट्टियां रखता रहा था। वो सब याद आते वो कुछ देर बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर पड़ी रही। फिर ऐसे ऐसे मेहरदाद के बाजू के घेरे में करवट ली। अब दाद का चेहरा उसके सामने था। वो शायद पहली बार उसके मगरूर नकूश को इतने करीब से देख रही थी। उसका दिल किया वो हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों को छुए। घनी खमदार पलकें जो हर वक्त सब्ज आंखों और पहरादार होती थीं। वो गहरा सांस लेते उसका हिसार तोड़ते बेड से नीचे उतरी। उसने वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते जानबूझकर वार्डरोब का दरवाजा ठाक की आवाज से बंद किया था। वो फ्रेश होकर आई तो मेहरदाद जाग गया था। वो बेड पर बैठा वॉशरूम के दरवाजे को देखता शायद अफसाने का इंतजार कर रहा था। मेहरदाद ने गौर से अफसाने का जायजा लिया। वो शॉवर लेकर आई थी। इस वक्त ब्लैक ट्राउजर पर रेड टी शर्ट पहने फ्रेश लग रही थी। उसका बुखार उतर चुका था। वो अपने जलाली रूप में वापस आ चुकी थी। तभी उसकी नींद बर्दाश्त नहीं हुई थी। तुमने जानबूझकर वार्डरोब का दरवाजा जोर से मारा था ना, है ना? शौहर इतने दिन बाद घर आया और बीवी को इतनी तमीज नहीं कि उसे सुकून से सोने दे। 7 चिमटे पक्के हैं तुम्हारे, देखना तुम फरिश्तों ने लिख लिया होगा। उसके 7 चिमटे पर अफसाने ने सुलग कर उसे देखा। इतने दिन बाद भी आने की क्या जरूरत थी, जहां थे वहीं रह जाते। उसने सर पर लिपटा तौलिया खोल कर खींच कर मेहरदाद के मुंह पर मारा, जिसे मेहरदाद ने बरवक्त कैच किया। तुम अपने हाथों को कंट्रोल में रखा करो, जो चीज मिलती है उठाकर फेंक देती हो। मैं ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। ओ अच्छा, तुमने मुझे मेरे फ्लैट से उठाकर अगवा कर लिया था और मैं तुम्हें टॉवल भी नहीं मार सकती? हाँ, दांत पीस कर कहते हुए उसकी तरफ बढ़ी। अगवा नहीं था, बस गुस्से में तुम्हें अपने साथ ले गया था। तुम्हें भी बोलते हुए अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए था। वो हिफ्ज़े माता कदम के तौर पर बेड से उठते हुए बोला। अफसाने से कुछ पई नहीं थी कि उसके बाल ही खींच ले। और मेरे हाथ पांव भी गुस्से में बांधे होंगे। मेरे बाप को भी गुस्से में इन्फॉर्म किया होगा। तुम अफसाने ने उसे बेड से उतरकर टेरेस की तरफ जाते देखकर अपने कदम रोके। मैं कुछ भी नहीं, तुमने भी तो मुझे करेक्टरलेस बोला था, वो भी हलीमा के सामने। मेहरदाद ने चमक कर कहा। मैंने तुम्हें नहीं बोला था, उसने मुझे स्क्रिप्ट दिया था, मैं वही स्क्रिप्ट उसे एक्ट करके दिखा रही थी। मुझे क्या ख्वाब में आना था कि एमडी तुम हो? और मुझे पक्का यकीन है तुम्हें उस लगती सुलगती ने मुझे ट्रैप किया था। तुम्हारी उस महबूबा से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा तुम्हारा मुझसे बात करना। बात के खिताब पर लब भींच कर उसे घूरा। ये तो मुझे बाद में पता चल गया था। मैंने पूछा था हलीमा से, उसने बता दिया, और वो कि महबूबा नहीं है मेरी। उसे हलीमा से हुई मुलाकात याद आई। अफसाने को जब हैदर जमान अपने साथ ले गए थे तो वहां से सीधा हलीमा के पास आया था। उसे शक था कि उसी का हाथ था उस सब में, और जब मेहरदाद ने उसे गले से पकड़कर दीवार से लगाया तो सारा कुछ बताती चली गई। वो सर झटककर अफसाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो पूरी आंखें खोले हैरत से उसे देख रही थी। तो जब तुम्हें पता था तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों लाए मुझे यहाँ? वो हैरत से कनक थी। मेहरदाद के वाल पर सर पर हाथ फेर कर रह गया। उसके सवाल का जवाब तो था उसके पास, लेकिन फिर मेहरदाद को अपनी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू भी अफसाने पर यहाँ करने पड़ते जो वो नहीं चाहता था कि उसे पता चले। उसने पहलू बचाते कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए। कहाँ जा रहे हो? मुझे जवाब देकर जाओ। उसने बाजू से पकड़कर उसे रोका। क्यों जवाब दूं? तुम कौन हो मेरी? सवाल से बचने के लिए उसे जो समझ आई कह दिया, लेकिन अफसाने की तासुरात देखकर लगा कि कुछ गलत कह दिया है। उसे जुबान दांतों तले दबाई। मैं कौन हूं तुम्हारी? अफसाने के तो सर पर लगी तलवों पर बुझी। मैं वो हूं जिसके पांव सारी रात दबाते रहे हो तुम। उसने भी ताक कर वार किया। अस्तगफिरुल्लाह। उसने रुक रुक कर खींच कर अस्तगफिरुल्लाह बोला। तुम बीमार थे तो मुझे तरस आ गया। खबरदार तुमने किसी के सामने कहा हो कि मैंने तुम्हारे पांव दबाए। सुलग कर कहते उसने कंधों से थामकर अफसाने को पीछे किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मेहरदाद, मुझे बात करनी है तुमसे, रुको। उसने पछते उसे शर्ट से पकड़कर खींचा। मैं कौन सा दुनिया से जा रहा हूँ, आता हूँ फिर कर लेना बात। सुबह सुबह कोई जिन आ गया है तुम्हारे अंदर, छोड़ो मुझे। अपनी शर्ट उसके गिर से छुड़ाते वो भागकर वॉशरूम के दरवाजे के पीछे गुम हो गया। ठाक की आवाज से दरवाजा मारा।
बदतमीज इंसान। अफसाने बड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसे यकीन आ गया था, दुनिया वाकई मेहरदाद को ज्यादा बेहतर तरीके से जानती थी। उसने सही कहा था, मेहरदाद के इस अमल के पीछे कोई और वजह थी, और वो वजह क्या थी, अब अफसाने को जानना ही था। अब अगला सीन। तुम डिनर से जल्दी क्यों आए? रायत कॉफी के 2 मग हाथ में पकड़े लिविंग रूम में बैठे अरेज तक आया। एक मग को अरेज को पकड़ाया और अपना मग लेकर उसके साथ ही सोफे पर बैठा, पैर लंबे करके मेज पर रखे। तुमसे बात करनी थी इसलिए जल्दी चला आया। कॉफी मग के किनारे पर उंगली फेरते हुए मग में मौजूद माए पर नजरें जमाए बैठा था। क्या बात बताओ? तुम होंठ काटते हुए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था। मैं आर्मीनी से शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें हैदर अंकल ने बताया होगा। रायत ने उसकी मुश्किल आसान की। डिनर पर जाते हुए रास्ते में बताया उन्होंने। रायत ने सर घुमाकर आरेज ने सर घुमाकर रायत की तरफ देखा। आर्मीनिया से शादी का ख्याल कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? उसने हमवार लहजे में सवाल किया। वो वाकई जानना चाहता था। उसे इस रिश्ते पर एतराज नहीं था, बल्कि रायत उसे आर्मीनिया के लिए बेहतरीन इंतखाब लगा था। कैसे आया क्या मतलब? मुझे वो अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कॉफी पियो। बात करते उसने उसे कॉफी पीने का इशारा किया। अरेज जो गौर से उसे सुन रहा था फौरन मग मुंह से लगाया। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम गौर से किसी की बात सुन रहे होते हैं और वो अचानक कोई हिदायत दे तो हम उसकी बात पर रिफ्लेक्स एक्शन की तरह फौरन अमल करते हैं। और मैं अरमान से मोहब्बत करता हूँ, वही मोहब्बत जो तुम दरख्शे से करते हो। रायद ने आराम से इतराफ किया। गरम कॉफी अरेज का मुंह चला गई। वो तो छोटा सा सिप लेने लगा था, लेकिन कॉफी ज्यादा मिकदार में गले में चली गई थी। मुंह तो जला सो जला, हलक में भी फंस गई। अरेज को भी साख्ता खांसी आई। रायत ने दबी दबी मुस्कुराहट से उसके हाथ से मग लेकर सामने मेज पर रखा और अरेज की पीठ थपथपाई। उसे पता था यही होगा। अरेज का सांस बहाल हुआ तो उसने रायत को देखा। वो उसे ही देख रहा था, आंखों की शरारती मुस्कुराहट। अरेज नजरें हटा गया। सामने टीवी पर पुराना फुटबॉल मैच लगा हुआ था। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब था? टीवी पर नजरें जमाए उसने सवाल किया। किस बात का? रायत ने ना समझी से अरेज को देखा। जो तुमने अभी कहा। तुम्हें क्यों लगा कि मुझे मोहब्बत है? अरेज ने सुलग कर उसके भोलपन के मुजाहिरे को देखा। कितना बड़ा ड्रामा था वो। तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें जिससे मोहब्बत है मैं उसका भाई हूँ। जाहिर है मुझे पता है, लेकिन मुझे अफसोस है तुम्हारे लिए। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल है। उसने दाएं बाएं सर हिलाकर बकायदा अफसोस का इजहार किया। दरख्शे तो साइको है, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम उसे प्रपोज करके तो देखो, जो जवाब मिलेगा तुम तो अगले कई साल सदमे से बाहर नहीं आओगे। इसलिए मेरी मानो, कोई और अच्छी सी लड़की पसंद कर लो। आरेज की परेशान शक्ल देखते उसने मजे से कॉफी का मग मुंह से लगाया। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, तुम अपनी बात करो। आरेज की तो जान ही जल गई। ये दोस्त था उसका, कैसे मजे से बदशगुनी कर रहा था। मेरी क्या बात, मुझे अरमान से मोहब्बत है। अभी निकाह कर दें, कुछ अरसे बाद शादी, सिंपल। उसने रिमोट से चैनल चेंज करते हुए बेफिक्र अंदाज में कहा। सिंपल? वाह, तुम कितने रिलैक्स अंदाज में बात कर रहे हो, जैसे इतना आसान है। आदमी ने नहीं मानेगी। आरेज को उसका इतना लापरवाह अंदाज एक आंख नहीं भाया था। तुमने पूछा उससे? नहीं ना, तो तुम कैसे कह सकते हो नहीं मानेगी? वो मेरी बहन है, मैं जानता हूं उसे। आरेज ने पूरे एतमाद से कहा। ओह! राहिद ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ गोल किए। मेरी बहन है, मैं जानता हूं, उसकी नकल उतारी। तुम कुछ नहीं जानते, ना अपनी बहन को ना मेरी बहन को। तुम बिजनेसमैन बहुत अच्छे हो, लोगों के चेहरे पढ़ सकते हो, उनके नफ्सियात भी अच्छे से समझते हो, लेकिन मोहब्बत के मामले में तुम स्लो हो। तुम दरख्शी से मोहब्बत करते हो, लेकिन आज तक उसका इजहार नहीं किया। तुम तो उसे नजर भरकर देखते तक नहीं। तुम ओल्ड स्कूल हो। तुम्हें 200 साल पहले पैदा होना चाहिए था। तुम इस जमाने में फिट ही नहीं होते। तुम वो हो जो सालों खामोश मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं, जिनके लिए मोहब्बत और महबूब बहुत मुकद्दस शय होते हैं, जो अपनी मोहब्बत को सबसे ऊंची मसंद पर बिठाकर सालों उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन नजर उठाकर महबूब को देखना उन्हें गुस्ताखी लगता है। या फिर शायद इसलिए निगाह उठाकर नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार निगाह उठ गई तो वो होशो किरत से बेगाना निगाह वापस नहीं आ सकेगी। वो वहीं महबूब के चेहरे पर निसार हो जाएगी। जमाने गुजर जाएंगे महबूब को तकते हुए। ऐसे दीवानों वाली मोहब्बत है तुम्हारी। बात मुकम्मल करके उसने मग में मौजूद कॉफी एक ही सांस में खाली की और जरा सा झुककर मेज पर मग रखा। मेज के शीशे से मग के टकराने की आवाज आई। आरेज चौंक कर एक ट्रांस की सी कैफियत से बाहर आया। उसने पलकें झपकी, आंखें नम थीं। एक आंसू पलकों के किनारे पर अटका था। दरख्शम। सांस के साथ दरख्शे का नाम उसके होंठों से अदा हुआ था। रायत ने मुस्कुराकर उसे देखा। आरेज की नम आंखें देखकर वो हंसा और मुक्का बनाकर हल्का सा आरेज के कंधे पर मारा। पागल हो तुम। रायत को अपनी सुनहरी बुरी आंखों वाले दोस्त पर बेसाख्ता प्यार आया। नाम अच्छा रखा है तुमने उसका।
दरक्षम, दरक्षम, मेरी दरक्षे, वाओ आई लाइक इट। ठहर ठहर का नाम लेते उसने सर धना। आरेज ने एक धप उसके कंधे पर रसीद की। बको मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो साफ साफ मुकर गया। पलकें झपक कर खुद को नॉर्मल किया। वाह या अजीजी वाह, अभी तुमने कहा दरक्षम। उसके अंदाज की नकल उतारते जस्ट से नाम लिया। शट अप राइट तुम। इससे पहले वो कुछ कहता डोर बेल बजी। मैं देखता हूँ। रायत उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरक्षम, वाह क्या नाम रखा है। वो जाते हुए भी उसे चलाना नहीं भूला था। अरेज ने कुशन उठाकर मुंह पर रखा और हाथ से रायत को जाने का इशारा किया, गोया उसे अपने सर से टल जाने का कहा हो। रायत मुस्कुराते हुए दरवाजे तक आया। दीवार पर लगी छोटी सी स्क्रीन पर बाहर मौजूद शख्सियत को देखा। अरमन, उसे कुछ कवाड़ से हैरत हुई। उसने दरवाजा खोल दिया। रायत। दरवाजा खुलते ही आर्मीने को रायत का चेहरा नजर आया। वो आगे बढ़कर उसके गले लगी। रायत ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम किया। एक सुकून सा रगो पैर में उतरा था। अरमन, मोहब्बत से उसका नाम लिया। तुम्हें पता है मम्मा ने क्या कहा आज? मुंह बसूर कर कहते उसने सर उठाकर रायत को देखा। क्या कहा? एक बाजू उसकी कमर के गिर्द घायल किए, दूसरे हाथ से उसके बाल माथे से ठीक किए। मम्मा कहती है रायत की शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी से तुमसे बात भी नहीं करने देगी। रायत, तुम शादी कर रहे हो? सारा बेगम के अल्फाज दोहराते उसने आंखों में सवाल लिए उसे देखा। सही बताया उन्होंने, शादी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि मेरी बीवी तुमसे बात नहीं करने देगी। रायत ने मुस्कुराते हुए उसे खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़ा। वो उसे लिविंग रूम तक लाया था। आर्मीने को अरेज के साथ बैठने का इशारा करके वो सिंगल सोफे की तरफ बढ़ा। पैर लंबे करके मेज पर रखते उसने दोनों हाथ सर के पीछे बांधे सोफे से टेक लगाई। अब वो तसल्ली से आर्मीने को देख सकता था। आरेज भाई, आप भी इधर हैं? वो आरेज के साथ जुड़कर बैठी। कौन है वो लड़की? रायत को देखा। सारा आनी ने ये नहीं बताया तुम्हें? वो जगमगाती आंखों से उसे देख रहा था। नहीं, वो कहती है मेरी मंगनी का करने का सोच रही है, कोई लड़का भी देख लिया है। वो रोहानसी हुई। क्या हो गया है मॉम डैड को? बैठे बिठाए उनको मेरी मंगनी का ख्याल कैसे आ गया? आरेज को देखा। भाई आपको भी तो बताया होगा। उसे सवालिया नजरों से आरेज को देखा। मुझे भी आज ही बताया है। आरेज ने रायत को देखा। वो हाथ सर के पीछे से हटाकर कोहनी सोफे की हत्ती पर जमाया, उसी हाथ की मुट्ठी बनाकर होंठों पर टिकाए वो आरेज को घूर रहा था। आरेज ने कंधे अचकाए। अभी आदमी उसे क्यों खा जाने वाली नजरों से देख रहा था? अब उसका कसूर थोड़ी था। ये तो सारा और हैदर की बरसी थी। तो क्या तुम कर लोगी मंगनी? राइद ने आदमीने से पूछा। मैं क्यों करूंगी, मुझे कोई मंगनी नहीं करनी। ऐसे थोड़ी होता है। उसने मुंह बसूरा। अगर वो लड़का बहुत अच्छा हुआ फिर भी नहीं? मैं मिला हूं उस लड़के से, अच्छा है, डिसेंट, सोबर सा। आरेज ने मासूम बनकर कहते हुए आंखों के कोने से रायत को देखा। वो लब भींचे से घूर रहा था। तो मैं क्या करूं, वो जैसा भी है। आप मेरी बात समझने के बजाय मुझे उस लड़की की अच्छाइयां गिनवा रहे हैं। मुझे नहीं जानना उस बारे में। वो नाराज होकर उसके पास से उठते हुए रायत की तरफ बढ़ी। रायत ने खिसक कर उसके बैठने के लिए जगह बनाई थी। रायत, तुम खुद बॉम डैड को मना करो ना, वरना वो मेरी मंगनी कर देंगे। तुम कहोगे कोई जरूरत नहीं है मीने की शादी करने की, वो अभी बहुत छोटी है। उसके साथ जुड़कर बैठने की उसने फरमाइश की। आरेज ने गला खनकार कर साफ किया और रायत को देखा। मीनू, इस बात के लिए रायत को तंग करने की क्या जरूरत है? मैं बात करूंगा मॉम डैड से, बताऊंगा कि आर्मीना अभी बहुत छोटी है, उसके निकाह मंगनी का ख्याल दिमाग से निकाल दें। रायत ने शोला अंगेज नजरों से उसे देखा। इससे पहले वो कुछ कहता रेस उठ खड़ा हुआ। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। आर्मीने को चलने का इशारा किया। मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं नाराज हूँ मम्मा से। रायत, बताओ उन्हें। आंखें घुमाकर कहते वो दोनों पांव सोफे पर रखकर आलती बालती मारकर बैठी। इस तरह के उसका एक उठना रायत पर था। सोफा सिंगल था, खुला था, लेकिन दो लोगों के बैठने से जगह तंग पड़ रही थी। रायत ने फौरन एक बाजू उसके कंधे के पीछे ले जाकर उसे खुद से लगाया और आरेज को देखकर इस बात में सर हिलाया। और ऐसा तो अक्सर होता था, वो ऐसे ही आर्मीने की हाँ में हाँ मिलाता था। आरेज ने सुलग कर उनका लाड प्यार देखा। आगे बढ़कर आर्मीने को हाथ से पकड़ कर खींचा। वो दोनों पैर जमीन पर उतारते सोफे से खड़ी हुई। आप वादा करें आप मम्मा से बात करेंगे, उन्हें मना करेंगे, मैं फिर ही आपके साथ जाऊंगी। उसने अपनी शर्ट रखी। ओके, मैं करूंगा बात। फिलहाल तुम रायत की सुनो, उससे कुछ पूछना है तुमसे। बात कर लो तो आ जाना, मैं नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। आर्मीने को कहते रायत को देखा। मिलते हैं फिर। सर को खम देकर उसने अलविदा किया। रायत ने भी जवाबन सर को खम दिया। आरेज भाई भी ना जल्दी मचा देते हैं। वो रायत की तरफ मुड़ी। वो भी सोफे से खड़ा हो गया। तुमने क्या पूछना है? वो सादगी से उसे देख रही थी। अरमन। रायत ने नरमी से उसका हाथ थामा। अगर तुम्हारी मंगनी मुझसे हो जाए तो तब भी तुम्हें एतराज होगा?
दूसरा हाथ भी थामा। आर्मीनी ने उसके हाथों में मौजूद अपने हाथों को देखा, फिर नजर उठाकर उसके स्याह रोशन आंखों में झांका। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके हाथ नरमी से फैलाए। तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ। आर्मीनी ने नफी में सर हिलाया, अपने हाथ राइट के हाथों से छुड़ाया और एक कदम पीछे हुई। मांगनी होगी तो शादी भी होगी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राहित ने दोनों हाथ ट्राउजर की जेबों में डालते मुस्कुराकर पूछा। आर्मी ने कुछ देर उसे देखती रही, आंखें छोटी करके करीब से उसका चेहरा देखा, फिर 2 कदम मजीद पीछे हटकर गर्दन तिरछी करके उसे देखा। तुम सच में मुझसे शादी का पूछ रहे हो? उसने आंखें सुकेड़ी। मैं सच में तुमसे शादी का पूछ रहा हूँ। आर्मी ने, हैदर, क्या तुम राहित बिन तलाल से शादी करोगी? जेबों से हाथ निकालते उसने कदम जमीन पर ठीक से जमाए। वो आर्मीने का अंदाज पहचानता था। वो जब उसका सवाल दोहराकर उसे ऐसे देखती थी, उसे पता था कि अभी उसका क्या रिएक्शन आने वाला है। मैं, आर्मीने, हैदर राइद बिन तलाल से शादी करूंगी। आर्मीने ने थोड़ा सा झुककर अपने घुटनों पर हाथ रख के फिर सीधी हुई और दोनों हाथों से जोर से ताली बजाई। 2 कदम का फासला दौड़कर तय करते दोनों पांव हवा में उठाए जोर से राइद के गले लगी। दोनों बाजू से गर्दन में हमाइल किए। राइद ने मुस्कुराते हुए उसे कमर से थामा और घूमकर एक चक्कर लगाया और उसे जमीन पर उतारा। आर्मीनी ने दोनों पैर जमीन पर टिकाते राइद के गिर्द हमाइल, बाजू हटाए और पीछे हटी। वो इस वक्त खुश थी, बहुत ज्यादा। मैं सारा आनी और हैदर अंकल से बात कर लूंगा, अभी तुम जाओ। आरिफ इंतजार कर रहा होगा। राहिद ने नरमी से उसका गाल थपथपाया। वो एक बार फिर उसके गले लगी और अल्लाह हाफिज बोलकर भागते कदमों से आरेज के पीछे गई। राहिद ने फोन उठाकर एक मैसेज टाइप किया और आरेज के नंबर पर भेज दिया। वो सोफे पर गिरने के बैठा था, अंदाज में सरशारी थी। कुशन उठाकर मुंह पर रखते वो वहीं पर लेट गया। कुछ लम्हों बाद वो कुशन साइड पर करते उठा और जाकर अपना लैपटॉप उठाया था। अब उसका जहन फोकस था, वो काम कर सकता था क्योंकि वो सोच चुका था कि आगे क्या करना है। आरिफ गाड़ी में बैठा था। आर्मीने के साथ आए ड्राइवर को वो वापस घर भेज चुका था जब राहिद का नाम फोन स्क्रीन पर चमका। इट्स आई एस। आरिफ मैसेज पढ़ते मुस्कुराया, मैसेज पर हार्ट ट्रैक किया। थोड़ी ही देर में आर्मीने गाड़ी में आकर बैठी। भाई, आपको पता था ना कि राहिद ने क्या पूछना है? आर्मीने की चहकती आवाज आरिफ के कानों में पड़ी। यप। तो क्या जवाब दिया तुमने? मोर काटते उसने आर्मीने को देखा। पॉजिटिव। आंखें मीचकर उसने बच्चों की तरह दाएं बाएं सर हिलाया। वह पुरजोश आवाज में बोलती जा रही थी और आरेज मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। गाड़ी मुतवाज़िन रफ्तार से हमवार सड़क पर दौड़ रही थी।